एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th का ज्योग्राफी। देखिए, हमारा आज 3rd चैप्टर है, हमारी बदलती पृथ्वी। हम पूरे एनसीईआरटी को कवर करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, इसको कंप्लीट करते ही हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें देखो, पहला है स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित। हमारा जो स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडली प्लेट। उसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडली प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। मतलब कि हमें जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो प्लेट है हर तरफ रोटेट करती रहती है हमेशा, मतलब मोशन करती रहती है। प्रत्येक वर्ष देखो, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, मतलब प्रत्येक वर्ष में मतलब कितना गति करती है, कुछ मिलीमीटर के लगभग। अब ये होता क्यों है, देखो ये होता है इसलिए कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण ये होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। ये इधर देख लीजिएगा आप लोग। अगला है प्लेट की गति। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। देखो, पृथ्वी की जो गति है ना, इसकी जो बल है, इसके विभाजित जो किया गया है इस कारणों को, हम इसको देखते हैं कौन कौन से हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, अंदर जो होता है पृथ्वी के उसको क्या बोलते हैं, अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स। और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न, यानी जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और इसके सतह पे, ये सतह हो गया, तो इस पे जो उत्पन्न हो रहा है इसको बहिर्जनिक कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जो अंदर रहता है पृथ्वी के बल, और उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्जनित। और वही बल जो है कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी कभी धीमी, मतलब कभी कभी तेज और कभी कभी एकदम धीरे। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। यही सब जो गतियां हैं, देखो पृथ्वी की गतियां अंतर्जनित में सबसे पहले देख लेते हैं। इसकी आकस्मिक बल होता है, पटल विरूपण बल होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी, भूस्खलन और ये पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। और बहिर्जनित बल में क्या होता है, अपर्दन और निक्षेपण, नदी का बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। देखो, आज हम समुद्री तरंग वगैरह के बारे में देखेंगे। स्थल मंडलीय प्लेट, भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ कठोर असमान आकार की प्लेट होती है, जिन पर महाद्वीपीय एवं महासागर की सतह जो होती है वो टिकी है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। मतलब ये ज्वालामुखी है, आप इसको देखिए, ये भूपर्पटी हो गया इसका, ठीक है, स्थान। और ऐसा छिद्र होता है जिसमें से पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं अचानक से, जैसे ये सब निकल गया। अभी ज्वालामुखी से चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा। ये ज्वालामुखी, ये मैग्मा कोस्ट है इसका, मेंटल से बना ये पर्पटी है इसका, ये लावा है, ये निकास है, मतलब निकलते, ये क्रेटर है, ये गैस और राख है जो निकल रहा है, ब्लैक ब्लैक धुएं टाइप का वो है। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेट के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। इस कंपन को हम क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। ये याद रखिएगा, भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहाँ पे मतलब कि कंपन स्टार्ट होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन की ओर बाहर तरंगों के रूप में, मतलब ये क्या करती हैं, गमन करती हैं। अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता जो होती है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। ये देखिए भूकंप की चीज़ें, ये कौन सा है, ये इसका उद्गम केंद्र है, ये इसका उद्गम केंद्र है, ये अधिकेंद्र है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये नीचे वाला भाग क्या होता है, उद्गम केंद्र, और यहाँ का जो होता है ये अधिकेंद्र है। देखो, भूकंप तरंगी 3 प्रकार की होती है, पी तरंगी अथवा अनुदैर्ध्य तरंगी, एस तरंगी अथवा अनुप्रस्थ तरंगी, एल तरंगी अथवा पृष्ठीय तरंगी। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात कीजिए, करने का मतलब प्रयास कीजिए। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो, देखो अब हमें पता नहीं कब भूकंप आ जाए, लेकिन हमें इसके लिए तैयार हमेशा होना चाहिए कि कब क्या हो सकता है। स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों का व्यवहार अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। अगर भूकंप आता है तो ये सब जो होती हैं, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर जो नापा गया था भूकंप का तीव्रता 6.9 था। ये भुज शहर कहाँ है, गुजरात में।
देखो इसमें सर्वाधिक जो है स्कूल में सर्वाधिक प्रभावित स्कूल की इमारत गिरने से कम कितने बच्चों के 971 छात्र जो थे बच्चे और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। शहर में आग लगी, चारकोल एवं अंगूठिया की पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गया। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, इस तरह से राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था ये जब आया था भुज में। कब आया था ये डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 2001 को। भूकंप का मापन, देखो भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है उस वस्तु मतलब कि वो क्या होता है, वस्तुएं गिरने के मतलब क्षति पहुंचा सकता है, बहुत दिक्कत हो सकती है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 होती है उससे अधिक होती है वो बहुत शक्तिशाली होता है, और जिसकी तीव्रता 7.0 होती है अथवा अधिक होती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब। ये याद रखिएगा। भूकंप के बचाव के लिए क्या करना चाहिए, सुरक्षित स्थान पे जाना चाहिए, और आग वाले स्थान, चिमनी, आसपास टूट सकने वाली खिड़की और दर्पण से दूर होना चाहिए। पहले से तैयार है, अपने दोस्त और परिवार सदस्यों के बीच जागरूकता, मतलब ये सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। प्रमुख स्थलाकृतियाँ देखते हैं। अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रम द्वारा भूदृश्य लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य देखते हैं। नदी, देखो नदी के जल से भू दृश्य का निर्माण होता है, यानी जो दृश्य होता है भूमि उसका निर्माण होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर या सैल खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती तो यह जलप्रपात बनाती, जिनको हम वाटरफॉल बोलते हैं, वाटरफॉल जिनको बोलते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला में एंजेल जलप्रपात है, सबसे ऊंचा की बात किया गया। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति पर, मतलब इस कौन है, नियाग्रा जलप्रपात। कहाँ पे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इन लोगों के बीच में है नियाग्रा जल, और अफ्रीका और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। इन लोगों का याद रखिएगा, नाम पूछ लेता है हर बार कहाँ पे क्या है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी जो होती है जब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मतलब मान लीजिए मैदानी क्षेत्र हो गया और इस पर यहाँ पे क्या कर रही है, प्रवेश कर रही हैं, तो मोड़दार मार्ग में ये बहने लगती हैं। नदी के इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहते हैं। नदी के इन्हीं मोड़ों को क्या बोला जाता है, विसर्प कहा जाता है। याद रखिएगा, ये देखिए इनका मोड़ है, इसको क्या बोल रहे हैं, विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प के लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चाप झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर निकल बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी अन्य पदार्थों को निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टियों पदार्थों को अवसाद कहते हैं। ऐसे मिट्टियों पदार्थों को क्या बोलते हैं, अवसाद। इसमें समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी का जो उत्थित तट होता है उसको तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी उनकी धाराओं में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, जिनको वितरिका कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों से संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के कार्य देख लेते हैं। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण की तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। देखो समुद्री तरंग जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपरदन एवं निक्षेपण के जैसे मतलब कि उसके माध्यम से तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती रहती है। समुद्री तरंग जो है वो लगातार किससे टकराती है, सैलों से, जिससे दरार विकसित होता है। और अगर मतलब किसी चीज़ से कोई टकराएगा तो दरार तो विकसित होगा। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनकी देखो समय के साथ ये क्या होती है, बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। फिर इनको क्या बोलते हैं, इन गुफाओं को समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही जैसे जैसे ये बड़ा होता है तो इसमें सिर्फ केवल छत बचता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तटी मेहराब बोलते हैं। ये देखिए तटी मेहराब, इसकी छत बची है ना तो इसको तटी मेहराब। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है। लगातार जो अपरदन हो रहा है ये छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। और फिर क्या होता है,
केवल दीवारें बचती हैं। जैसे इन आकृतियों को मतलब इन जैसे आकृति को क्या बोलते हैं, स्टैक। ये जो है इसको स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तटों के समुद्र भृगु कहते हैं। देखो, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर जो उठे होते हैं ऊंचे सैली तटों को क्या बोलते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगों के किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती। हिमनद के कार्य देख लेते हैं हम लोग। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती। देखो, हिमनद क्या है, ये हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की ये नदियाँ होती। हिमनद अपनी नीचे की ओर कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। फिर वो कैसा बन जाता है, सुंदर झील। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी जो होती है निक्षेपित होती है। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ करते हैं। देखो, ये निक्षेप क्या करते हैं, हिमनद का हिमोड़ का निर्माण करते हैं। हिमोड़ का निर्माण इसी तरह होता है, ये भी याद रखिएगा। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा? देखिए, हमारे राजस्थान में तो है ना रेगिस्तान, बालू के टिब्बे। देखो, रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का एक प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं जिन्हें समांतर छत्रक सैल कहते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सैल के आधार पर संकीर्ण एवं विस्तृत मतलब सिर से विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, बालू टिब्बा। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु को उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लोएस। चीन में विशाल लोएस निक्षेप मतलब पाए जाते हैं। चीन में जो है विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको नोट्स लेना है तो कमेंट बॉक्स में जो नंबर है आप उस पर जरूर से मैसेज करिएगा। नोट्स की प्राइस 21 रुपीज़ है और आपको उसमें पेडागोजी भी मिल जाएगा। अगर वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।